स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आपने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दी होगी और साथ ही स्ट्रैटेजी के ऊपर जो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की थी उसको आपने जरूर से देख लिया होगा। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देखिए और ये समझिए कि किस तरह से आप 2023 में होने वाले नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हम ये तो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े कौन कौन से आर्टिकल हैं, उनकी पावर क्या है, ये बातें हमने कई बार डिस्कस करी हैं, पर आज हम लोग इनकी बायोग्राफीज को समझेंगे। हम समझेंगे कि साल 1950 से लेकर 2022 के बीच में किन लोगों को मौका मिला इस प्रेस्टिजियस पोस्ट को होल्ड करने का। साथ ही उनके जीवन के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ और उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। के इतिहास में प्रेसिडेंट की पोस्ट बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट रही है और ऐसे में सबसे पहले प्रेसिडेंट भारत के बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिवान बिहार में 3 दिसंबर 1984 को जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए इन इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इसके बाद चल के उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी ली पटना यूनिवर्सिटी से और 1916 में उन्होंने अपने लीगल करियर की शुरुआत की पटना हाई कोर्ट से। आगे चल के ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित होते हैं, स्पेशली महात्मा गांधी से, और 1911 के अंदर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद इनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत होती है और 1934 के अंदर एंड 1939 के अंदर ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट जब बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। आगे चल के दिसंबर 1946 के अंदर ही उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया और फिर वो भारत के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इस पदवी पर बैठे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर आगे की करियर के बारे में बात की जाए तो साल 1962 के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ दोनों से ही रिटायरमेंट ले ली और इसके पश्चात 1963 के अंदर सदाकत आश्रम पटना में 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। पर इनके अगर पूरे करियर पर नजर डाली जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद को, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को पूरी तरह से डिजर्व करते थे। इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, महात्मा गांधी एंड बिहार, सत्याग्रह, चंपारण, डिवीजन ऑफ इंडिया, सिंस इंडिपेंडेंस जैसी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। और इनके इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ही 1962 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राइज से सम्मानित किया गया। इनके बाद भारत के दूसरे प्रेसिडेंट और पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की, जहां पर इन्होंने एमए इन फिलॉसफी में 1906 में डिग्री ली। एक एमिनेंट स्कॉलर के तौर पर स्पेशली हिंदू एंड वेस्टर्न फिलॉसफी में इनका नाम भारत में बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर के तौर पर जाने जाते थे। एकेडमिक्स जितना भी डिपार्टमेंट था भारत का, वहाँ पर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को आज भी बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। आगे चल के इन्होंने बहुत से कॉलेजेस में पढ़ाया और यहाँ तक कि किंग जॉर्ज V के चेयर ऑफ मेंटल एंड मॉरल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में 1921 में भी ये अपॉइंटेड हुए। आगे चल के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने लेक्चरर के तौर पर काम किया। यहाँ तक कि अगर बात की जाए इनके इस एकेडमिक करियर की तो वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा एंड BHU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर भी इन्होंने काम किया। आगे चल के 1952 के अंदर ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने और इसके बाद 1962 के अंदर ये भारत के पहले प्रेसिडेंट बने और 1967 तक इन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया। इनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने 1954 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। स्टूडेंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को ही हर साल टीचर्स डे को बनाया जाता है। 1962 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने हर साल इस दिन को टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। अब इनके बाद बात करते हैं हम भारत के तीसरे प्रेसिडेंट की, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। 8 फरवरी 1897 हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट में इनका जन्म हुआ। इनके पिता आर्मी में कर्नल थे, जिसका असर इनकी पढ़ाई पर पड़ा। एमए की डिग्री इन्होंने ली मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है।
इसके बाद पढ़ाई करते हुए ही डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए बाहर जाते हैं बर्लिन में, जहाँ पे इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, पीएचडी को अपनी कवर अप करते हैं। बट उससे पहले नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखते हैं 28 अक्टूबर 1920 को अपने कुछ दोस्तों के साथ। इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में इसकी नींव रखी गई थी, पर आगे चल के 1925 में इसको दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट किया गया और बाद में 1935 में इसको दिल्ली के जामिया नगर में शिफ्ट किया गया, और जिसको आज आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 1948 के अंदर वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर इन्होंने पद संभाला। साथ ही ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के मेंबर भी रहे और आगे चल के राज्यसभा में नॉमिनेट हुए एक मेंबर के तौर पर। 1954 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और इसके बाद शुरुआत होती है इनके पॉलिटिकल करियर की। 1957 में इनको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है बिहार का, और उसके बाद 1962 के अंदर ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पद संभालते हैं, जो कि दूसरे वाइस प्रेसिडेंट की पदवी थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद इन्हीं को ये पदवी दी गई थी। 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद 13 मई 1967 को 67 को डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे प्रेसिडेंट के तौर पर अपना पद संभालते हैं। इनको भी इनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए 1963 में भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो हैं वीवी गिरी जी। इनका जन्म उड़ीसा ब्रह्मपुर में हुआ और भारत के फोर्थ प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने 1969 में पदभार संभाला और 1974 तक इन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया। इनके एकेडमिक करियर की बात की जाए तो आयरलैंड से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई करी और आगे चल के इंडियन आयरिश पॉलिटिक्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जब ये भारत लौटे तो शुरुआती तौर पर मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की, पर आगे चल के इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जुड़ने का फैसला लिया। पर एक बड़ा नाम वीवी गिरी का है लेबर मूवमेंट्स के साथ जुड़ा। वीवी गिरी साहब ने अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल करियर में एक बहुत लंबा समय भारत में वर्कर्स और लेबर्स की मूवमेंट से जुड़कर बिताया। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की नींव भी उन्होंने 1923 में रखी। इसके बाद वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1926 में इसके प्रेसिडेंट बने। यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन लेबर्स को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेबर्स कॉन्फ्रेंस में, जो ILO द्वारा 1927 में हुई। और इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इंडियन वर्कर्स की सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया। ही वॉज अ लेबर मिनिस्टर अंडर द C. राजगोपालाचारी प्रोविजनल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1937। इसके बाद भारत की जब आज़ादी होती है 1947 में, तो आगे चल के ये इलेक्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर, और 1967 से 69 के बीच में एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट ये वर्क करते हैं। और यहाँ पर इसकी बड़ी वजह ये थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग दी टेन्योर, जब वो राष्ट्रपति थे। तो ऐसे में एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने काम किया था और फाइनली 1969 में जब चुनाव हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसमें ये जीते और भारत के फोर्थ प्रेसिडेंट बने। स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद के बारे में, जिनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली के अंदर हुआ। ये भारत के 5वें प्रेसिडेंट रहे और दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट जिनकी मृत्यु उनके टेन्योर के समय ही हो गई। इनके एकेडमिक करियर की अगर बात की जाए तो इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरस से हुई, और इसी के साथ साथ असम की राजनीति के अंदर इनका एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। इन्होंने आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया और फ्रीडम मूवमेंट में भी इन्होंने एक्टिवली बड़े तौर पर पार्टिसिपेट किया। 1952 में राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए और इसी के साथ एडवोकेट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम के तौर पर भी इन्होंने लंबे समय तक ये कार्यभार संभाला। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने इनको अपनी कैबिनेट के अंदर जगह दी और एक बहुत लंबे समय तक अलग अलग पोर्टफोलियो पे इन्होंने काम की। फाइनली आगे जब इनके कार्यों को देखा गया तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि इनको एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाएगा और 1974 के अंदर ये भारत के 5th प्रेसिडेंट के तौर पर स्टैब्लिश हुए। अनफॉर्चुनेटली 1977 के अंदर हार्ट अटैक से डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई, जिसके बाद BD जट्टी को
ये कार्यभार दिया गया एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने का। लगभग 164 दिन तक वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहे। इसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठे प्रेसिडेंट बने। स्टूडेंट, नीलम संजीवा रेड्डी जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर 19 मई 1913 के अंदर। इनकी शुरुआती पढ़ाई जो हुई वो अनंतपुर कॉलेज से हुई इन दी एरिया ऑफ आर्ट्स। आगे चल के 1931 के अंदर इन्होंने अपनी स्टडीज़ को छोड़ा और फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ गए और भारत की आज़ादी से पहले 1946 के अंदर मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने पदभार संभाला। 1947 के अंदर ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हिस्सा बने एंड 1953 के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पदभार इन्होंने संभाला अंडर द कैबिनेट ऑफ टी प्रकाशम। इसके बाद आगे चल के ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1956। बट 1959 के अंदर इन्होंने रिजाइन दे दिया पोस्ट से चीफ मिनिस्टर की और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंटशिप को जो है एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसके बाद मार्च 1962 के अंदर ये दोबारा से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, बट 1964 में इन्होंने वॉलंटरी रिजाइन दे दिया उस पोस्ट से और इसके बाद इन्होंने 1964 के अंदर कैबिनेट का ये हिस्सा बनते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय, जब वो प्रधानमंत्री थे भारत के, और उस समय इनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिए गए जैसे कि स्टील एंड माइन मिनिस्ट्री। एंड इसके बाद 1964 में राज्यसभा से इलेक्टेड होते हैं और आगे चलकर 25 जुलाई 1977 में ये अपना कार्यभार संभालते हैं एज अ 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, इनके बाद बात करते हैं अपने 7वें प्रेसिडेंट के बारे में जो कि रहे ज्ञानी जेल सिंह। यह पंजाब से बिलोंग करते थे और 5 मई 1916 में फरीदकोट में इनका जन्म हुआ। ज्ञानी जेल सिंह की अगर बात की जाए तो ज्ञानी की पदवी जो उनको दी गई थी वो सिख लिटरेचर में जो रिसर्च उन्होंने की थी, जो स्कॉलर की तरह वर्क किया था, उसके बेसिस पे उनको दी गई थी। पंजाब की शुरुआती राजनीति में ज्ञानी जेल सिंह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे चल के कांग्रेस के अंदर मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काम किया और यहाँ तक कि वो इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में एज अ पार्लियामेंट के अंदर एज अ पार्लियामेंट्रियन लोकसभा के मेंबर के तौर पर उन्होंने पदवी संभाली। और इसके बाद 1982 के अंदर ज्ञानी जेल सिंह इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब इनका इलेक्शन हुआ तो कोई भी ओपोज यहाँ पर नहीं हुआ। उस समय की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, साथ ही जो अकालीस थे उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया और बिना किसी ऑब्जेक्शन के इनको भारत का प्रेसिडेंट बना दिया गया। परंतु उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा हलचल जब हुई जब स्वर्ण मंदिर पर अटैक हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस समय ज्ञानी जेल सिंह का जो रोल था वो काफ़ी सस्पिशियस हो गया था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी के मारे जाने के समय के बाद भी इस चीज़ पर बात उठने लगी थी कि एज अ सिख लीडर उन्होंने सिख्स के लिए कोई काम नहीं किया और इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद उस समय रहा था। तो इनका पूरा टेन्योर जो देखा जाता है वो बहुत विवादित माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली 1994 के अंदर एक कार एक्सीडेंट में ज्ञानी जेल सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। स्टूडेंट, अब आते हैं हमारे 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हैं आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के अंदर 4 दिसंबर 1910 को। वेंकटरमन का पॉलिटिकल करियर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मद्रास की राजनीति के अंदर। इनकी शुरुआती तौर की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो वो इकोनॉमिक्स में हुई मास्टर्स डिग्री जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी से हुई। आगे चल के इन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ मद्रास से अपनी पढ़ाई करी और मद्रास हाई कोर्ट में अपने लीगल करियर की शुरुआत करी। परंतु इसके बाद उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हुए, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो चली, स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 के समय चला, उसमें बड़े तौर पर पार्टिसिपेशन किया। ये 1950 में इंडियन प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी हिस्सा रहे। फर्स्ट पार्लियामेंट्रियन के तौर पर इन्होंने वर्क किया और इसके बाद वेंकटरमन सेक्रेटरी रहे कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के 1953 से लेकर 1954 तक। और इसके बाद ये री इलेक्ट होके आते हैं 1957 में। ऑल्दो वेंकटरमन रिजाइन कर देते हैं लोकसभा से ताकि ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मद्रास में एज अ मिनिस्टर वर्क कर सकें।
इसके बाद ये री इलेक्ट होके आते हैं दोबारा से लोकसभा के अंदर मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उस समय वेंकटरमन जो हैं उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में चेयरमैन की पद दी जाती है। यहाँ पर वेंकटरमन के पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो मद्रास की राजनीति से जुड़ के वेंकटरमन जी का पॉलिटिकल करियर बहुत ब्राइट था, और यहाँ पर 84 के अंदर 1984 के अगस्त में इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद दिया जाता है। साथ में ही आगे चलकर वेंकटरमन भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं 25 जुलाई 1987 को। स्टूडेंट, अब बात करते हैं 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हैं शंकर दयाल शर्मा जी। इनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1918 को प्रिंसली स्टेट इन भोपाल के अंदर। इनकी शुरुआती पढ़ाई की अगर बात की जाए तो लखनऊ और आगरा यूनिवर्सिटी से इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की इन लॉ। 1940 में ये अपनी लॉ प्रैक्टिस लखनऊ से शुरुआत करते हैं और इसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने कंधे से कंधा मिला के इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम किया, परंतु जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल के नवाब ने इनको बुलाया और इनविटेशन में ये कहा कि आप मेरे साथ एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो भोपाल का है उसमें काम कीजिए, परंतु शंकर दयाल शर्मा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि वो बंगाल के नवाब के खिलाफ विद्रोह करने लगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको कैद में डाल दिया गया, और जब भारत का विलय हो गया भोपाल के साथ, उस समय ही जाके इनको आज़ादी मिली। 1952 में शंकर दयाल शर्मा 34 साल की उम्र में भोपाल के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और आगे चल के 1956 में जब भोपाल अदर स्टेट्स के साथ मिलके मर्ज होता है और मध्य प्रदेश सामने आता है, 1971 के अंदर ये लोकसभा में चुने जाते हैं भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और 1972 के अंदर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कमेटी के ये प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद 1974 से 77 के बीच में ये सर्व करते हैं एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, और इसके बाद दोबारा से एक बार 1980 में ये लोकसभा की सीट को पालते हैं भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी से ही। अगर बात की जाए इनके आगे के पॉलिटिकल करियर की तो ये पंजाब में एज अ गवर्नर सर्व करते हैं, पर उस समय एक दुखद घटना घटती है जहां इनकी पुत्री और दामाद को मिलिटेंट्स द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद ये मूव कर जाते हैं महाराष्ट्र में, जहां पे एज अ गवर्नर ये पदभार संभालते हैं, और 1987 के अंदर ये 8th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लेते हैं, और फाइनली 1992 में ये बनते हैं भारत के 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, अब बात करेंगे 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो कि हैं KR नारायणन जी। अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म कोट्टम डिस्ट्रिक्ट केरला में 2 अक्टूबर 1920 को हुआ। इनकी शुरुआती पढ़ाई त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी से हुई, जहां से इन्होंने अपनी BA की डिग्री, अपनी मास्टर्स डिग्री जो कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ली, और उसके बाद ये जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से ये BSc इन इकोनॉमिक्स करते हैं विद स्पेशलाइजेशन इन पॉलिटिकल साइंस। आगे चल के KR नारायणन इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं एंड एम्बेसी ऑफ म्यांमार में एज अ सेक्रेटरी वर्क करते हैं। 1980 में ये USA में वाशिंगटन DC पे अपॉइंट होते हैं एज अ एम्बेसडर, एंड फाइनली 1986 में इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है जब ओट्टापल्लम सीट से ये राज्यसभा में और लोकसभा के लिए चुन के आते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टिकट इनको आगे चल के कांग्रेस से मिलती है, और राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में एक कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट को भी होल्ड करते हैं। फाइनली 1989 के इलेक्शन के समय में ये जीत के आते हैं ओट्टापल्लम सीट से, और फिर 21 अगस्त 1992 को ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चार्ज लेते हैं। आगे चलकर ये भारत में एज अ प्रेसिडेंट सर्व करते हैं। और अब स्टूडेंट बात करेंगे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और सबसे फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं, जो भारत के सबसे प्यारे प्रेसिडेंट के तौर पर भी इनको देखा गया है, APJ अब्दुल कलाम। इंस्पिरेशन है जनरेशन्स के लिए। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। शुरुआती पढ़ाई ये सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से करते हैं। 1954 के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ये डिग्री लेते हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। इसके बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के लिए भी ये वर्क करते हैं। यहाँ तक कि ये विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी समय तक अपना काम, अपनी सर्विसेज देते रहते हैं। आगे चल के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में इनका ट्रांसफ़र हो जाता है 1969 में,
और इसरो में काम करते हुए इन्हें बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं, स्पेशली सैटेलाइट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। पर कलाम साहब की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ इस बात से भी आता है कि 1992 से लेकर 1999 के बीच में एपीजे अब्दुल कलाम को चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी जाती है, साथ ही सेक्रेटरी ऑफ डीआरडीओ के तौर पर ये काम करते हैं और चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं पोखरण 2 टेस्ट के, जिस वजह से उस समय एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे फेमस साइंटिस्ट के तौर पर हमारे सामने आते हैं। और फाइनली 2002 में बीजेपी गवर्नमेंट के समय में उनको एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है और आप कह सकते हैं कि बिना किसी बड़े विरोध के वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाते हैं। अपना पूरा करियर, अपने 5 साल का करियर एज अ प्रेसिडेंट वो सर्व करते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस के लिए वो जाने जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम करते रहे आईएम अहमदाबाद, आईएम शिलोंग, आईएम इंदौर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी में भी। बट यहाँ पर कलाम साहब के जीवन के साथ 2 चीज़ें और जुड़ती हैं, एक तो उनकी राइटिंग्स और दूसरा उनको दिए गए ऑनर्स एंड अवार्ड्स। राइटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, अ विजन फॉर द मिलेनियम, ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग है। विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, ए मैनिफेस्टो फॉर अ चेंज, इस तरह की जो राइटिंग्स थी उन्होंने करी। पर उनके अगर अवार्ड्स की बात की जाए जो उनको दिए गए, तो सबसे पहले पद्म भूषण अवार्ड 1981 में उनको दिया गया, पद्म विभूषण 1990 1990 में, भारत रत्न 1997 में, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997, वीर सावरकर अवार्ड 1998, किंग चार्ल्स सेकंड मेडल रॉयल सोसाइटी यूके 2007 एंड डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि उनको दी गई एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से यूके 2014 के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की, जिनका जन्म हुआ 19 दिसंबर 1934 जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। एक लॉयर के तौर पर और एक पॉलिटिशियन के तौर पर इन्होंने बहुत नाम कमाया। इनकी शुरुआती पढ़ाई की अगर बात की जाए तो इन्होंने मास्टर डिग्री ली पॉलिटिकल साइंस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर मूलजी जेठा कॉलेज जलगांव महाराष्ट्र से, और आगे लॉ की पढ़ाई इन्होंने की मुंबई से। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आगे चल के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करती हैं और 1962 के अंदर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के तौर पर चुनी जाती हैं। आगे चलकर 1985 के अंदर ये राज्यसभा की सीट जीतती हैं और उसके बाद 1991 में ये दोबारा से अमरावती से लोअर हाउस में चुनी जाती हैं। 2004 के अंदर इनको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है राजस्थान के अंदर, और फिर फाइनली 2007 जुलाई के अंदर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो लेजेसी थी उसको सक्सीड करती हैं और भारत की 12th प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेती हैं। स्टूडेंट बात करेंगे अब 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो हैं श्री प्रणब मुखर्जी, या मैं कहूँ भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी। 11 दिसंबर 1935 को वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ। अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो सूर्य विद्यासागर कॉलेज से, जो कि एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से, इन्होंने एडवांस डिग्री ली इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और आगे चलकर इन्होंने लॉ में भी डिग्री ली। 1969 में इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन किया जब ये राज्यसभा की सीट से जीत के आए बंगाल कांग्रेस की तरफ से, जो कि आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के साथ ही मिल गई। बट 2004 के अंदर इन्होंने चैम्बर को छोड़ दिया था। इसके बाद वो दोबारा से रीइलेक्ट होकर आए लोकसभा की सीट से और 2012 तक वो इस सीट पर बने रहे और इस बीच उन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियो भी संभाले, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, अलग अलग ऑफिसर्स को इन्होंने संभाला। इसमें जो मेन पोर्टफोलियो इनके रहे वो रहे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड फाइनली द डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। अगर बात की जाए इनके पॉलिटिकल करियर की तो गांधी परिवार से नज़दीकी इनकी हमेशा से रही, बट इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद कुछ उतार चढ़ाव का समय आता रहा कांग्रेस के अंदर। ऑल्दो कांग्रेस में एक सीनियर लीडर होने के नाते जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात आई 2004 के अंदर और 9 के अंदर,
तब मनमोहन सिंह से पहले जो नाम ऊपर उठा वो था प्रणब मुखर्जी। बट जब मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उस समय कयास लगाया गया कि प्रणब मुखर्जी इस चीज से नाराज होंगे, पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहे और आगे चल के साल 2012 में कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिप्रेजेंट किया एज ए कैंडिडेट। फाइनली वो भारत के 13th प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेते हैं। प्रणब मुखर्जी के पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो बंगाल की पॉलिटिक्स में या आप कहें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रणब मुखर्जी का स्टैंड बहुत हाई माना जाता है। टॉप लीडर्स के अंदर वो हमेशा काउंट हुए। इनके बाद बात करते हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, रामनाथ कोविंद। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। इंडियन लॉयर और पॉलिटिशियन के तौर पर हम लोग इनको जानते हैं, पर इनका प्रेसिडेंशियल काल भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पिछड़ी जाति के आने की वजह से रामनाथ कोविंद के लिए इस पोजीशन तक आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इनकी शुरुआती तौर की पढ़ाई की बात की जाए तो कॉमर्स से इन्होंने डिग्री ली, लॉ से डिग्री ली कानपुर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए भारत आ गए। दिल्ली आ गए, परीक्षा को पास भी कर लिया, परंतु इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी लॉ की ही प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू रखेंगे और 1977 से 79 के बीच में ये यूनियन गवर्नमेंट के एडवोकेट के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते रहे और 1978 के अंदर ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के तौर पर स्टैब्लिश हुए। 1980 में सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया की काउंसिल के तौर पर इन्होंने पद पाया और आगे चलकर इनकी जो पॉलिटिकल करियर था उसमें एक बड़ा बदलाव आया जब इनको मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद दिया गया इनटू द गवर्नमेंट। 1991 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और राज्यसभा की सीट से उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होके आए। 2015 में ये गवर्नर अपॉइंट हुए बिहार के और 2017 में बीजेपी ने रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर सामने रखा और फाइनली जुलाई 2017 में रामनाथ कोविंद भारत के 14th प्रेसिडेंट के तौर पर अपना पदभार संभालते हैं। स्टूडेंट, अब बात करते हैं 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दी सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू जी। इनकी लाइफ की अगर बात की जाए तो 28 जून 1958 को इनका जन्म उड़ीसा में हुआ। एक ट्राइबल कम्युनिटी से आने की वजह से द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने शुरुआती दिनों में बहुत सी समस्याएं झेली, पर इनकी पढ़ाई की अगर बात की जाए तो रामा देवी वुमेन कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद एज अ जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर उड़ीसा इरिगेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने सर्व किया। आगे चलकर और बिंदु इंटेग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के अंदर इनको ऑनररी असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह भी दी गई। 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और एक काउंसलर के तौर पर नगर पंचायत में आई। आगे चलकर ये चेयरपर्सन रही नगर पंचायत की और फिर जब बीजेपी और बीजू जनता दल की सरकार कोalition में आई तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रही, जहां पे इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड फिशरी एंड एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया। मुर्मू जी ने एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड 18 मई 2015 को ऑथ ली और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड के तौर पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड होके ये भारत की 15th प्रेसिडेंट बनी।